नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। उत्तराखंड में बीजेपी अपने घोषणा पत्र के अनुरूप यूसीसी को लेकर विशेष फोकस कर रही है। सीएम के दिल्ली दौरे के बीच उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जल्दी मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। उसके बाद विधानसभा में इसे पारित कराया जाएगा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी धर्मों के लोग उत्तराखंड में रहते हैं और सभी लोगों से राय करके ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन है, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में तमाम विकास के कार्य हुए, युवाओं को नौकरियां दी गई, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूसीसी का ड्राफ्ट हमारा पूरी तरह तैयार है और हम सौभाग्यशाली उत्तराखंड राज्य के अंदर, जो मैं छोटा राज्य होते हुए भी यहाँ पिरान किलर भी है, यहाँ मसूरी नैनीताल में चर्च भी है, यहाँ पर चारों धाम भी है, हर धर्मावलंबी यहाँ पर रहता है। इसलिए सबसे वार्ता के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री को प्राप्त होगा। हम अध्यादेश या सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर पारित को लागू करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र का अंग है। उधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की धामी सरकार पर हमला बोला। प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए प्रीतम सिंह ने कहा, 2022 में राज्य सरकार को बने हुए 1.5 वर्ष होने को आया है, लेकिन सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतर पाई। इस सरकार के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस को न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन जांच एजेंसियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। परीक्षा में हुई नकल को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बड़े स्तर पर परीक्षा में हुई नकल की जांच सीबीआई और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से लगातार करने की मांग कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसान अभी भी उससे वंचित हैं। वहीं इस दौरान पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा सहित कई पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। आज प्रदेश की स्थिति बहुत ही बदहाल है। आपके सामने है कि नौजवान साथियों को रोजगार देने का वादा किया था, नौजवान साथियों को इस सरकार ने छलने का काम किया। नौजवान साथी सत्ता में बैठे हुए लोगों से रोजगार मांग रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग पुलिस बल के माध्यम से उनका दमन करने का काम कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है। बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता से जुड़ने का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सूबे की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। रेखा आर्य के इस बयान के बाद से कुमाऊं से तैयारी कर रहे अन्य नेताओं की चिंता अब बढ़ गई है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट मंत्री के चुनाव लड़ने के फैसले से कई नेताओं के टिकट कट सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से यदि केंद्रीय नेतृत्व, मेरा संगठन मुझ पर विश्वास दिखाता है कि भविष्य में मुझे जिस किसी भी दायित्व के लिए बहुत उचित समझते हैं, मैं पार्टी को आगे बढ़ाने से लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करने से लेकर मैं तत्पर हूँ। उधर रुड़की में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व पार्षद विवेक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मेयर पर पलटवार करते हुए कहा कि मेयर गौरव ने मनगढ़ंत आरोप लगाकर रुड़की शहर की जनता को भ्रमित करने का कार्य किया है। रुड़की विधायक सही व्यक्ति हैं, इसलिए रुड़की की जनता ने उनको तीसरी बार विधायक चुना है। चौधरी ने कहा कि मेयर गौरव के खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर बोर्ड की बैठक न कराना, ठेकेदारों को प्रताड़ित करना और क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना जैसे कई बिंदुओं में 25 लाख रुपए मांगने का ऑडियो जैसे बिंदु शामिल है। वहीं
बोर्ड को भंग करने को लेकर पार्षद विवेक चौधरी ने कहा कि अपराध किसी और ने किया, लेकिन अब बोर्ड को भंग करके सारी गलतियों से बचा जा रहा है। आखिर इस बोर्ड को क्यों खत्म किया जा रहा है? उधर दिनेशपुर में भूमि बचाओ आंदोलन का समर्थन करते हुए किसानों ने एक बैठक की। इस दौरान संघर्ष समिति के स्थानीय किसानों ने बाजपुर के लिए रवाना हुए। किसानों ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। बाजपुर में 20 गांव के किसानों की जमीन पर सरकार की नजर है। किसी भी कीमत पर बीजेपी सरकार के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आखिरी दम तक हम किसान लड़ते रहेंगे। बिलासपुर से ये जो हमारे किसानों को परेशान किया जा रहा है, बाजपुर में 20 गांव हैं, इसमें सभी जातियों के हैं व्यक्ति, और किसानों को बिल्कुल बेदखल कर रही है सरकार। उस पर सीलिंग का ऑर्डर सुना चढ़ा दिया है, देखा भी हमने, तो उसके चलते आज धरने का उसका ऐलान किया गया है। धरने का वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और बैठना पड़ा बैठेंगे वहीं जितने दिन तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। उधर मसूरी में ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने एमपीजी के प्रधानाचार्यों को ज्ञापन दिया है। इस दौरान प्रधानाचार्य से मांग करते हुए कहा गया है कि विद्यालय में अध्ययन का सपना लिए आए स्थानीय और ग्रामीण छात्राओं को CUCET में मुक्त कर प्रवेश दिया जाए ताकि वो अपना भविष्य बना सके। ज्ञापन प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को भी दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातक में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET को अनिवार्य किया है, लेकिन राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेज अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, UGC द्वारा उत्तराखंड के समस्त महाविद्यालयों को UGC के नए नियम के अंतर्गत, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसके तहत एक नया नियम लाया गया, जिसके तहत मार्च महीने तक समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी। मसूरी के अधिकांश जो बच्चे इंटर कर रहे थे उन्हें इस बात की सूचना नहीं थी। इस प्रणाली के अंतर्गत पहले पंजीकरण होना आवश्यक है और फिर सेंटर पे जाके एक टेस्ट देना जरूरी है। उस टेस्ट के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। आज इस टेस्ट में मसूरी के 90% बच्चे नहीं बैठ पाए हैं। उन ना बैठने के कारण आज 90% सीटें खाली पड़ी हैं कॉलेज में। बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे, दर दर घूम रहे, परेशान है। बच्चों के भविष्य का सवाल है और उत्तराखंड सरकार द्वारा इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिसमें उन्होंने ये कहा गया कि महाविद्यालय पर्वतीय क्षेत्र का होने के कारण, कनेक्टिविटी न होने के कारण और छात्रों को इस बार CUT के बारे में पता न होने के कारण काफ़ी छात्र जो है उस परीक्षा से वंचित रह गए हैं। और उन्होंने एक मांग की है कि इस वर्ष जो है उनको प्रवेश दिया जाए और CUT परीक्षा से उनको एग्जाम करके महाविद्यालय में प्रवेश देने की कृपा करें। ये उन्होंने दिया है। हम इसको जो है वाइस चांसलर को और रजिस्ट्रार महोदय को भिजवा रहे हैं और जो भी इसमें कार्रवाई की गई है संबंधित अधिकारियों को भेज देते हैं। उधर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा कूड़ा डंपिंग जोन में MRF सेंटर और बायोमेथन प्लांट लगाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहर में कूड़े की समस्या को देखने के बाद ये प्रक्रिया IDH बिल्डिंग के निकट शुरू की जाएगी, जिससे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को कूड़े से जल्द निजात मिल जाएगी। साथ ही कूड़े का निस्तारण भी होने लगेगा। आपको बता दें कि मसूरी में कूड़ा निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसको लेकर नगर पालिका परिषद बायोमेथेन प्लांट लगाने की भी योजना बनाई गई है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि कूड़ा डंपिंग जोन, MRF सेंटर और बायोमेथेन प्लांट लगाने से कूड़े की समस्या से कितना निजात मिल पाता है। इसमें आने वाला हमारा प्रतिदिन नगर पालिका का जो कूड़ा है वो डेली हमारे यहाँ से 10 से 15 टन हम कंपनी द्वारा ले आया जा रहा है, उसका निस्तारण किया जा रहा है। आगामी हमारे यहाँ पे MRF सेंटर तैयार होने की कगार पे है और इस समय हमारा टीन सेट वाला काम हो चुका है। इस महीने मशीनरी हमारी फिट हो जाएगी। इसके साथ साथ बायोमेथेन का प्लांट भी हमारा तैयार होने की कगार पे है। पूर्व में देखिए बीच में बरसात होने के कारण और कावड़ की वजह से 10-15 दिन हमारे यहाँ कूड़ा उठाने की समस्या आई थी।
इसके लिए हमने कंपनी द्वारा एक्स्ट्रा गाड़ियां लगाकर वो कूड़ा सारा हटा दिया गया है। इस समय वर्तमान में वहाँ डेली 10-15 टन प्रतिदिन आ रहे हैं, जो हम समय पे निस्तारण कर दे रहे हैं। सर अभी कूड़ा कहाँ जा रहा है? उधर गढ़वाल में कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने देहरादून कैंप कार्यालय में विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी सीडीओ को हर 15 दिन में योजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिए। कमिश्नर ने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की भी बात कही। बैठक में जिला योजना, राज्य योजना के साथ केंद्र और अन्य योजनाओं को लेकर उन्होंने गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के सीडीओ से प्रगति रिपोर्ट ली। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में डी श्रेणी वाले जनपदों को खास तौर पर हिदायत देते हुए उन्होंने योजनाओं में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। रोजगार परक योजनाओं को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पौड़ी और हरिद्वार जिले के प्रदर्शन की सराहना की। अन्य जिलों में भी युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। हमारे गढ़वाल के जो 7 जनपद हैं, इनके सभी जो मुख्य विकास अधिकारी थे, उनके साथ एक समीक्षा बैठक मैंने रखी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें मुख्य रूप से जो हमारे जिला योजना और स्टेट सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और जो 22 सहायता परियोजनाएं हैं, उनकी समीक्षा की। तो उसमें खर्च की स्थिति क्या है, साथ ही साथ जो फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हों और या हमारे राज्य सरकार की हों, इसके अतिरिक्त 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की। और ये मेरी पहला इंटरेक्शन था सभी सीडीओस के साथ। कुल मिलाकर भी जिला योजनाओं में, चूंकि सभी जनपदों में जिला योजना की जो समिति की बैठक थी काफ़ी विलंब से हुई थी और मोर और लेस जून के लास्ट तक आते आते बैठकें हुई और हरिद्वार में अभी 27 तारीख को ये बैठक संपन्न। में जान होती है तब आदमी के लिए कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे युवक की जिसने अपनी शारीरिक कमजोरी को आड़े नहीं आने दिया और तो और दीपक ने अपनी कमजोरियों के साथ लड़ना भी सीखा। ये लोगों के लिए भी आज प्रेरणा बन गए हैं। कहावत तो आपने बखूबी सुनी ही होगी कि अगर हौसले हों बुलंद तो मंजिल आसान हो जाती है, और इसी कहावत को एक दिव्यांग युवक ने कृतार्थ कर दिखाया है। अगर हौसलों में जान होती है तब आदमी के लिए कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन बन जाता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के खरेही पट्टी के खरक टमटा गांव निवासी दीपक कुमार टमटा का चयन राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। दीपक कुमार जल्द ही दक्षिण अफ्रीका में होने वाली सीरीज में भारत के लिए प्रतिभाग करेंगे। दीपक खेतवाल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व बागेश्वर के पूर्व विधायक और उत्तराखंड सरकार में मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को दिया है। दीपक ने बताया कि जब वो छोटे थे और विकलांग होने के बावजूद क्रिकेट खेलते थे तो कई लोग उनसे ये बोलते थे कि तू क्यों क्रिकेट खेल रहा है, मगर उन्होंने हार नहीं मानी, जिसका परिणाम आज वो भारत का प्रतिनिधित्व कर दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विकलांग क्रिकेट में बतौर ऑलराउंडर प्रतिभाग कर रहे हैं। बचपन से सब बोलते थे क्रिकेट में कुछ नहीं रखा, मैंने हार नहीं मानी। फिर भी मैं बचपन से हैंडीकैप हूँ, अभी भी बहुत सपोर्ट रहता है सबका। मेरा एम था क्रिकेट खेलना, अभी भी है और जब तक हूँ अभी भी खेलते रहूँगा। अभी मैंने अभी पहले कैंप में जाना है मेरे को 15 अगस्त से 20 अगस्त तक, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका मैच खेलने जाना है इंडिया की तरफ से। दीपक के पिताजी ने बताया कि मैं मेहनत मजदूरी का कार्य करता हूँ। उनके 4 बच्चे हैं, पहली बेटी, दूसरे नंबर का दीपक जो दिव्यांग है, एक छोटी बेटी और एक बेटा है। दीपक जो बचपन से ही दिव्यांग है, पढ़ाई लिखाई में भी दीपक बहुत अच्छा था, लेकिन बचपन से ही क्रिकेट का दीपक को काफी शौक था। मैंने दीपक को समझाया कि तू सामान्य नहीं, दिव्यांग है, क्रिकेट में तेरा भविष्य नहीं है, लेकिन दीपक नहीं माना, वो खेलता गया। जब मैंने देखा दीपक क्रिकेट खेलने में माहिर और वह रोमांच है, तो मैंने इसकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल में भी सहयोग किया और अब दीपक साउथ अफ्रीका खेलने जा रहा है। मैं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि दीपक को आर्थिक सहयोग करें ताकि ये उत्तराखंड तथा देश का नाम रोशन करे। दीपक कुमार बचपन से ही दिव्यांग था भी और पढ़ने लिखने का भी सही था, साथ साथ वो क्रिकेट के में भी बहुत दिलचस्पी रखता था।
और उसके कमजोरी की वजह से मैं कभी उसको बोलता भी था, पर उसने भी हार नहीं मानी। फिर मैं समझ गया कि ये क्रिकेट खेलेगा, तो फिर मैंने उसको मना नहीं किया। उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर वैशाली कॉलोनी निवासी दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष तारा सिंह अधिकारी ने बताया कि मेरा दिव्यांग बच्चों को लेकर प्रेम रहता है और मैं इन बच्चों के लिए 2020 से निस्वार्थ कार्य करता हूं। दिव्यांग बच्चों को लेकर जब मैंने शुरुआत की तब मेरे पास 5 दिव्यांग बच्चे थे। अब मेरे पास 150 दिव्यांग बच्चे हैं। जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो मेरे पास 5 बच्चे थे, आज मेरे पास 150 बच्चे हैं। जैसे मैंने रुद्रपुर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और बार देहरादून राज्य में मैच कराया है, कुमाऊं और गढ़वाल के लिए। फिर उसके बाद हमारा मैच सोनीपत गया था, जहां 7 राज्यों का मैच था। वहां पर हम जो है सेकंड राउंड पे बाहर हो गए। फिर उसके बाद हम कानपुर गए थे, सेमीफाइनल पे बाहर हो गए। और जहां दीपक का बॉलर भी और बल्लेबाजी भी जहां जहां मैच में गया, अच्छे रन स्कोर, अच्छा बॉलिंग, अच्छा कीपर। उत्तराखंड में एक पहला दीपक ऐसा खिलाड़ी जो उभर कर आया है। दीपक कुमार की बैटिंग और कीपिंग बहुत अच्छी है। बाकी दिव्यांग खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांग खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है जैसे आम खिलाड़ियों को सहयोग मिलता है। इनका दिव्यांग क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है। ये हैंडीकैप की तरफ से खेला जाएगा। ये दिव्यांग खिलाड़ी 15 अगस्त से नेशनल कैंप कर्नाटका में जाएंगे और उसके बाद 9 सितंबर को साउथ अफ्रीका एक बार खेलने जाएगा। काशीपुर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। सड़कों पर आवारा घूमने वाले मवेशियों को आश्रय देने और इनसे जुड़ी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार पशु प्रेमी संस्थाओं और एनजीओ को बढ़ावा दे रही है। इसको लेकर हरिद्वार में जिलाधिकारी धीरज ने जिले के कई गौशाला संचालकों और पशु प्रेमियों के साथ बैठकर मीटिंग की। इस दौरान उनसे सुझाव भी मांगे गए। जिलाधिकारी ने बताया कि गौ संरक्षण के लिए सरकार की गौ सदन बनाए जाने की योजना है, जिसके लिए अन्य मवेशियों को पालने वाली संस्थाओं को सरकार की ओर से सहायता राशि भी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम और जिला पंचायत को गौ सदन बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। तो उसमें निराश्रित जितने भी गौवंश हैं उनको आश्रय देने के लिए गौ सदनों की स्थापना के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल एक अभी शासनादेश निकाला है। उसमें नगर निगमों को ऑथराइज किया गया है, लोकल बॉडीज को ऑथराइज किया गया है और संबंधित जिला पंचायतों को इसमें ऑथराइज किया गया है कि वो अपनी जमीनों पर निराश्रित गौवंशों को आश्रय देने के लिए गौ सदनों की स्थापना करेंगे। और ऐसे एनजीओज और ऐसी संस्थाएं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, अगर उनके द्वारा गौवंशों को पाला जा रहा है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से 80 रुपये प्रति गौवंश के रेट से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। उधर पौड़ी में आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। शहर में कुत्तों द्वारा किए गए हमलों को लेकर जिला अस्पताल के एमएस विजय ने बताया कि 1 महीने के अंदर लगभग जिला अस्पताल में 80 ऐसे लोग इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं जिन्हें आवारा कुत्तों द्वारा काटा गया था। उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर 9 लोग जिला अस्पताल में कुत्तों के काटने पर अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे, जिनमें से एक 5 साल की बच्ची भी शामिल है। वहीं बच्ची की हालत को देखते हुए आनन फानन में श्रीनगर अस्पताल श्रीकोट भेजा गया। कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि आए दिन कुत्तों के हमले की वजह से अस्पताल में लगातार केस बढ़ रहे हैं, जिससे निजात नगर पालिका प्रशासन आमजन को नहीं दिलवा पा रहा है। इस पूरे मामले में पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने नगर पालिका और एसडीएम को सख्त निर्देश दे दिए हैं। डीएम से मिले ऐसे निर्देश के बाद नगर पालिका ऐसे कुत्तों का चयन कर रही है जो लोगों के ऊपर हमला कर उनको घायल कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से आए दिन घटना सुनने को मिल रही है, कल आपने देखा होगा कि 7 केस पौड़ी में आए हैं और उनमें एक बच्ची को तो बहुत ही दर्दनाक तरीके से कुत्तों ने काट दिया था, जिसको हायर सेंटर रेफर किया गया। उसके बाद आज की भी बात बता दूं मैं आपको कि आज भी 2 केस पौड़ी अस्पताल में आए हैं और टोटल मिलाकर जो है इस समय हमारे पास जो है लगभग 80 केस हमारे पास आ चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बिल्कुल सो रखी है
और सरकार को तो सिर्फ बस एक ही चीज सोचती है कि मेरा बूथ मजबूत, वो बस इसी पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की नहीं है। वो आगामी चुनाव को देख रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए सत्ता पे उनको बैठाया गया था, जिस बात के लिए बैठाया गया था, उससे वो जो है बिल्कुल नजरअंदाज नजर आ रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि कल हम इसी संदर्भ में जो है जिलाधिकारी महोदय को मिले थे और हमने वहां पर एक ज्ञापन भी दिया और उनसे हमने एक रिक्वेस्ट करी है कि जल्दी से जल्दी आप जो है इसका निस्तारण कराएं। और आज के समय में देश के अधिकतर शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। सड़क पर लगने वाले ट्रैफिक जाम ने लोगों का आना जाना मुश्किल कर दिया है। देहरादून में भी ट्रैफिक की काफी समस्या देखने को मिल रही है। इसको लेकर एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कहा कि स्कूल की छुट्टी के टाइम शहर में काफी ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। इसको लेकर पुलिस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रही है। पवार ने कहा कि स्कूल में जो खाली ग्राउंड होते हैं उसको पार्किंग की तरह उपयोग करें ताकि शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बेहतर हो सके। उन्होंने कुछ स्कूल की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुछ स्कूल वालों ने अपने ग्राउंड को पार्किंग के लिए दे दिया है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन उनकी सराहना कर रहा है और बाकी स्कूलों से भी यही अपेक्षा करता है कि वो ट्रैफिक जाम को कम करने में पुलिस का सहयोग करें। उधर देहरादून में नगर निगम रेस कोर्स क्षेत्रों में 2.5 किलोमीटर के 2 साइकिल ट्रैक विकसित करने पर काम कर रहा है। इसको लेकर 10 करोड़ का बजट भी रखा गया है। यह साइकिल ट्रैक शहर के राजपुर और रेस कोर्स क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि दोनों स्थानों का चयन सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। रेस कोर्स में लोगों ने अपने घरों के आगे फुलवारी बना ली है। वहां पर मौके पर जाकर लोगों से फुलवारी हटाने को लेकर अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि साइकिल ट्रैक की मांग पुरानी है, इसके लिए स्थानीय विधायक के साथ चर्चा की गई है और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। देहरादून में कूड़ेदान में मिले महिला के शव और हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया है, जो कि देहरादून के राजपुर क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं मृतक महिला की पहचान बिजनौर के रहने वाली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी राजेश ने महिला को नशे की हालत में अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। वहीं महिला के विरोध करने के दौरान महिला के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, कल एक घटना हुई थी जो थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कि संदिग्धता प्रकट होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था 302 आईपीसी का। उसी का आज अनावरण किया गया है। इसमें जो एक अभियुक्त है राजेश, उसकी अरेस्टिंग की गई है। घटनाक्रम यह था कि जो राजेश के द्वारा बताया गया कि वो महिला से मिला था रेलवे स्टेशन के बाहर और उस महिला को अपने साथ लेकर के आया था और उसके पश्चात कमरे में बैठ करके उसने उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। जब महिला ने उसका विरोध किया तो उसके द्वारा जो है महिला की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में और हत्या करने के पश्चात उसके द्वारा महिला के साथ दुराचार भी किया गया था। तो इस संबंध में 302 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया। 376 आईपीसी की बढ़ोतरी इसमें की गई है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की। उधर पौड़ी में शहर के एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र ने खुद को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर घायल कर लिया। जानकारी के मुताबिक लाइसेंसी बंदूक उसके पिता की बताई जा रही है। वहीं घायल अवस्था में युवक को उसके परिजन जिला अस्पताल पौड़ी इलाज के लिए ले गए, मगर युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल खुद को गोली से घायल करने वाला छात्र सेंट थॉमस में 10th क्लास में पढ़ाई करता है। गोली की आवाज सुनकर परिजन अंदर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कमरे में देखा तो उसके बाद उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके बच्चे ने खुद को गोली मार ली थी, जिसके बाद उसके परिजन उसे अस्पताल ले गए। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।